भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो कई बड़े बड़े नाम और आंदोलन जहन में आते हैं, है ना। लेकिन एक ऐसा भी आंदोलन था जो अक्सर किताबों के पन्नों में कई खो सा जाता है। होम रूल लीग आंदोलन। ये वो चिंगारी थी जिसने एक बिल्कुल शांत से पड़े राजनीतिक दौर में राष्ट्रवाद की लौ को फिर से जिंदा कर दिया था। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी और भारत की अपनी राजनीति कह सकते हैं कि एक ठहराव में थी, तो आखिर वो कौन सी ताकत थी, किसने आज़ादी की उस लौ को जलाए रखा? इसका जवाब हमें मिलता है होम रूल लीग की कहानी में। तो इस आंदोलन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस माहौल को महसूस करना होगा जिसने इस नई राजनीतिक लहर को जन्म दिया। आखिर ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त भारत में कि एक बिल्कुल नए तरह के आंदोलन की जरूरत महसूस होने लगी? देखिए, साल था 1915 के आसपास का। भारतीय राजनीति में एक तरह का वैक्यूम, एक खालीपन सा आ गया था। जो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार आए थे, उनसे लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो सब टूट चुकी थीं। ऊपर से 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में, उसकी वजह से कांग्रेस भी काफी कमजोर पड़ गई थी। ऐसे में देश को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसी माहौल के बीच शुरू हो गया पहला विश्व युद्ध। इसने तो आम भारतीयों पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही तोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार को युद्ध के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने जनता पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए। नतीजा, रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे। अब इस आर्थिक बोझ ने लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो असंतोष था, उसे और हवा दे दी। और जानते हैं, इसी उथल-पुथल और बेचैनी के माहौल से दो बहुत ही असाधारण नेता सामने आए। कमाल की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनका सपना, उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत के लिए स्वशासन। एक तरफ थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एक बहुत ही स्थापित और जोशीले राष्ट्रवादी नेता जो अभी-अभी जेल की लंबी सजा काटकर बाहर आए थे। और दूसरी तरफ थी एनी बेसेंट, एक आयरिश महिला, थियोसॉफिस्ट, महिला अधिकारों की बड़ी समर्थक और एक जबरदस्त वक्ता। और वो अपने देश यानी आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रेरित थीं। तो आप सोचिए, दो कितनी अलग अलग दुनिया, लेकिन मकसद सिर्फ एक। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये होम रूल या स्वराज्य जिसका ये लोग जिक्र कर रहे थे, उसका मतलब क्या था। देखिए, उस वक्त इसका मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं था। मांग ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही भारत को अपना शासन चलाने का अधिकार मिले, मतलब एक डोमिनियन स्टेटस, ठीक वैसा ही जैसा उस वक्त कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था। तो ठीक है, लक्ष्य तो तय हो गया, पर सवाल यह था कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। यहीं पर तिलक और बेसेंट की कमाल की रणनीति सामने आती है। उन्होंने फैसला किया कि वो दो अलग अलग लीग बनाएंगे जो भले ही अलग काम करें पर एक दूसरे को मजबूती दें। तो बात है साल 1916 की। सबसे पहले अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में अपनी होम रूल लीग लॉन्च की। फिर बस कुछ ही महीने बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी लीग की स्थापना की। अब यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, जब लक्ष्य एक था तो एक लीग क्यों नहीं बनाई? इसकी वजह थी दोनों के काम करने का अंदाज और उनकी रणनीति जो काफी अलग थी। और ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था काम करने का। देखिए, तिलक की लीग का हेडक्वार्टर था पूना में और उनका फोकस था महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत जैसे कुछ खास इलाकों पर। वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट की लीग का सेंटर था मद्रास और वो बाकी पूरे भारत में काम कर रही थीं। तो एक तरह से उन्होंने इलाका बांट लिया था। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि कोई टकराव ना हो और दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तिलक का मॉडल था, कह सकते हैं, छोटा लेकिन मजबूत। उनकी लीग की सिर्फ 6 शाखाएं थीं, सिर्फ 6, लेकिन ये सभी अपने अपने इलाकों में बहुत ही ज्यादा संगठित और असरदार थीं। अब जरा इसकी तुलना करते हैं एनी बेसेंट के तरीके से। वहीं दूसरी ओर एनी बेसेंट की लीग का नेटवर्क वो बहुत विशाल था। पूरे भारत में करीब करीब 200 शाखाएं। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ फोकस्ड अप्रोच और दूसरी तरफ एक फैला हुआ व्यापक नेटवर्क। ये दोनों नेताओं के काम करने के अलग अलग अंदाज को साफ दिखाता है। अब संदेश फैलाने के तरीके भी अलग अलग थे। तिलक ने क्या किया? उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे छपवाए और उनका जोर था कि गांव तक जाकर लोगों को शिक्षित किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की भी मांग की, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी।
वहीं एनी बेसेंट ने अपने दो मशहूर अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का इस्तेमाल किया। वो लगातार सार्वजनिक बैठकें और कॉन्फ्रेंसेस करती थीं और उनका फोकस पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग पर ज्यादा था। तो अब सवाल आता है कि इस सब का असर क्या हुआ? इस आंदोलन ने क्या हासिल किया? इसने न सिर्फ सोई हुई जनता को जगाया, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि ब्रिटिश सरकार सच कहें तो घबरा गई, और जब सरकार घबराती है तो वो दमन का रास्ता अपनाती है। उन्होंने यही किया। खासतौर पर मद्रास में छात्रों के राजनीतिक बैठकों में जाने पर रोक लगा दी गई, और तो और एनी बेसेंट और उनके साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जैसा कि इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है, दमन का असर अक्सर उल्टा ही होता है। सरकार की इन हरकतों ने आग बुझाने की बजाय उसमें घी डालने का काम किया। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई और हजारों हजारों नए लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। तो आखिर में इस आंदोलन की विरासत क्या रही? इसने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या नींव रखी? चलिए इस पर नजर डालते हैं। होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी देन अगर हम कहें तो ये थी कि इसने एक पुल का काम किया। एक तरफ था कांग्रेस का शुरुआती नरमपंथी दौर और दूसरी तरफ थे गांधी के नेतृत्व में होने वाले बड़े बड़े जन आंदोलन। इन दोनों के बीच जो खाली जगह थी उसे इस आंदोलन ने भर दिया। इसने स्वशासन के भारी भरकम आइडिया को राजनीतिक बहसों से बाहर निकालकर गली मोहल्लों तक, आम लोगों तक पहुंचा दिया। और देखिए 1920 तक आते आते इस लीग का नाम भी बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया गया, जो एक तरह से गांधीवादी आंदोलन में इसके मिल जाने का संकेत था। तो कुल मिलाकर होम रूल आंदोलन ने देश में एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। इसने नेताओं की एक नई खेप तैयार की और जनता को एक साथ आने, संगठित होने का एक जबरदस्त मंच दिया। ये वो उपजाऊ जमीन थी जो अब पूरी तरह तैयार थी, एक ऐसे बीज के लिए जो भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम का पेड़ बनने वाला था। तो अंत में सवाल यही बचता है, और ये एक बड़ा सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन ही वो उपजाऊ मिट्टी थी जिसमें महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के उस विशाल वृक्ष का बीज बोया? क्या इसी आंदोलन ने उस बड़े संघर्ष की जमीन तैयार की? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।